नहीं, नागमणि जी ने खुले मंच से कई जगहों पर हमारे नेता की प्रशंसा करी है। एमआईएम के काम को उसने सराहने का काम किया है। मांझी जी ने भी खुद अपने कई भाषणों में हमारे काम को सराहा है। ये बड़े नेता लोग हैं कि साहब हमारी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है, और हम उन दानिश्वरों को, बुद्धिजीवियों को जो इलेक्शन के ज़माने में हमें कहते हैं कि आप लोगों ने क्यों नहीं कर लिया गठबंधन, इसके लिए क्या प्लान है एमआईएम के पास? नहीं तो यकीन है। और रातों रात भाजपा में जाकर के बिहार की जनता के पीठ पर उसने चाकू घोंपने का। आज हमारे साथ खुसूसी मेहमान है एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर ईमान साहब। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल ये है कि आपने पिछले हफ्ते जो है 32 सीटों का ऐलान किया था, क्या इसके बढ़ने का और इम्कान है? और ये अगर बढ़ता है, क्योंकि इस सीट के ऐलान के बाद कई लोगों के इल्ज़ाम हैं कि आपके जो 32 सीट है उसमें से 28 सीट जो है वहाँ पे महागठबंधन के उम्मीदवार जीते हुए हैं, 4 पर एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप मतलब कि महागठबंधन को कमज़ोर करने के लिए मैदान में हैं और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। ठीक है, जो इल्ज़ाम लगाने वालों को उनकी मर्जी है। ये तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमेशा हमें बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं, और जब मामला आता है बीजेपी से हाथ मिलाने का, चुपके चुपके उनसे हाथ भी मिलाते हैं, अपने मुफाद का शिकार भी कर लेते हैं। ये बहरहाल इनके ये क्या कहते हैं, इनसे हमें किसी सर्टिफिकेट के लेने की ज़रूरत नहीं है। एमआईएम पूरी तवानाई के साथ पूरे मुल्क में अगर मजबूत आवाज़ है मजलूमों की, महरूमों की, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, और भारत के संविधान के अनुरूप अगर राजनीति कोई पार्टी करती है तो उसका नाम एमआईएम है। और बिहार में जब से हमारी पार्टी आई है तो सो कॉल्ड सेकुलर लोगों के पेटों में बड़ी ऐंठन होने लगी है। और आप अभी कह रहे हैं कि मैंने जिन 32 सीटों का ऐलान किया है उनमें से 28 वो हैं, 4 वो हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त कुछ लोग कहते हैं कि 15 साल बनाम 15 साल का हिसाब होगा आपकी बात में इलेक्शन में, लेकिन हम कहते हैं कि 15 साल बनाम 15 साल का नहीं होगा, बल्कि 15 साल बनाम 15 साल बनाम 40 साल का हिसाब हम लेंगे। जहां नीतीश जी को अपने 15 साल का हिसाब देना है, वहीं राजद को भी अपने 15 साल का हिसाब देना है, और 40 साल का हिसाब इस बूढ़ी कांग्रेस को भी देना है कि वो अपना बताए कि उसने क्या कुछ किया है। हम आए हैं, हम कभी भी इस नीयत से नहीं आए कि हम प्रधानमंत्री और हम यहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार बनकर आए हैं। हम पूरे तौर पर जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस बाबा साहब ने अपने संविधान में शोषितों के, वंचितों के, अल्पसंख्यकों के लिए उस वक्त रास्ता निकाला, और आज कुछ बेईमान लोग हैं जो लोग बाबा साहब का नाम तो जरूर लेते हैं, और ये वही लोग हैं जो लोग संविधान सभा में, कल बाबा जी का नाम आ रहा था तो कहते थे कि महार का क्या काम संविधान सभा में, लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उसने संविधान में जहाँ दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, अल्पसंख्यकों का ये खास स्थान दिया, तो आज वो बेईमान लोग भी जाकर कहीं न कहीं से बाबा साहब का नाम लेने पर मजबूर हैं। लेकिन कहीं से भी हम दलित समुदाय के लोगों को, बाबा जी के उनके कामकाज पर आस्था रखने वाले लोगों को हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कभी धोखा ये मत खाइएगा कि बाबा साहब की मूर्तियों पर जो माला चढ़ाते हैं यही लोग बाबा साहब के विचारधारा के हत्यारे हैं। इन लोगों ने शोषितों और वंचितों की हितों की सबसे ज्यादा अगर हत्या किसी ने की है तो यही लोग हैं। ये मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाले लोग हैं। हम उनसे लोगों को आगाह करने के लिए हम अभी लड़ रहे हैं। 32 सीटों का हमने ऐलान किया है। हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और हम लाइक माइंडेड पार्टियों से हमारी बात भी चल रही है और हम आगे अपनी लिस्ट जारी भी करेंगे। किसी के पेट में ऐठन होना है तो ऐठन हो, उसकी हम परवाह नहीं। हम तो आए ही हैं कि ऐसे लोग जो लोग इंसाफ नहीं कर सके उनके पेट में ऐठन हो, उनके पेट में दर्द हो। अगर ये हमारे लोगों का काम किए हुए रहते तो हमें आने की जरूरत नहीं है। हम बिहार के तमाम तर वंचित क्षेत्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने गठबंधन की बात की। बिहार में देखा जाए तो जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, जिनके साथ आपका कुछ दिन पहले एक सभा भी होने वाला था, इन वक्त पर वो इनकार कर गए। पप्पू यादव जी की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। तो आपने कहा लाइक माइंडेड पार्टियाँ, किस तरह की पार्टियों से गठबंधन है? और सर, नागमणि जी के बारे में खबर आ रही है कि वो आपकी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? नहीं, नागमणि जी ने खुले मंच से कई जगहों पर हमारे नेता की प्रशंसा करी है। एमआईएम के काम को उसने सराहने का काम किया है। मांझी जी ने भी खुद अपने कई भाषणों में हमारे काम को सराहा है। ये बड़े नेता लोग हैं और है संपर्क में हमारे साथ हैं लोग। और इस वक्त बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं है
जो अकेले अपने दमखम पर इसको हरा सके। इसलिए एक गठबंधन की जरूरत है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए ताकि इसको हटाया जा सके। लेकिन मामला ये है कि बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जनहित की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका मामला वो सत्ता को सामने में रखकर राजनीति कर रहे हैं। और एमआईएम सत्ता को रखकर राजनीति नहीं करती, बल्कि एमआईएम जनहित में संविधान के अनुरूप शासन स्थापित हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर हमारे इन उसूलों की बुनियाद पर कुछ पार्टियां अगर तैयार होंगी तो हम लोग मिलकर काम करेंगे। और हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं पूरे बिहार कि साहब हमारी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है। और हम उन दानिश्वरों को, बुद्धिजीवियों को, जो इलेक्शन के जमाने में हमें कहते हैं कि आप लोगों ने क्यों नहीं कर लिया गठबंधन, तो उन बुद्धिजीवियों से भी कहते हैं कि हम तो दामन फैला रहे हैं अपना कि चलो मिलकर इन तमाम तर जनहित की हत्यारी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। तो अगर आप लड़ने में मुखलिस हैं तो सबको लेकर लड़ेंगे। और मेरे नेता से ज्यादा पूरे देश में सरकार के जन विरोधी कानून, जन विरोधी आचरण के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है सर। और ये काम हम बिहार में भी कर रहे हैं। समय जो हालात हैं सर जी, आपकी बात जो है, अगर मैं आपके नज़रिए से कहूँ कि ठीक है इस शोषित सरकार को हटाना जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी, बिहार में बाढ़, सुधार, इन सारी समस्याओं को लेकर जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, तो न सिर्फ ऐसी सरकार से बचना है बल्कि तरक्की का एक रास्ता भी खोजना है कि हमारे लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। इसके लिए क्या प्लान है एमआईएम के पास? नहीं तो यकीन है कि वो बात हमें पूछनी चाहिए कि आपका प्लान क्या है। हमारा प्लान तो सबसे पहला ये है कि जनता की चुनी हुई सरकार को सबसे पहले आकलन ये करना चाहिए कि जनता की बुनियादी जरूरत क्या है। ये आप देखेंगे कि भाजपा की सरकार केंद्र में बनी तो सबसे पहला जो बिल पेश किया, तलाक बिल पेश किया। क्या तलाक सबसे बड़ी समस्या है? क्या इनका जो भी मामला हुआ, मॉब लिंचिंग्स हुए, उस पर सरकार चुप्पी साधे हुए रही? नोटबंदी इनके पास सामने में समस्या आएगी, एनसीआर, एनपीआर इनके सामने में समस्या है। क्या बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सेहत, युवाओं का रोजगार, किसानों की सहायता, इनका कोई मुद्दा नहीं है। और हम ये जानते हैं कि देश की आत्मा बस्ती में, गाँव में बसती है और गाँव आबाद है किसानों से। किसानों की समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होगा देश तरक्की नहीं कर सकता है। और जब तक आम जनों के बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। युवाओं को जब तक उचित रोजगार नहीं दिया जाएगा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन ये सामंतों की सरकार, इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को ऐसा कर दिया कि प्राइवेट स्कूल में बड़े लोगों के बच्चे तो पढ़ लेंगे, लेकिन गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाएंगे वो पढ़ नहीं पाएंगे, निरक्षर रहेंगे, ताकि राजनीतिक तौर पर वो जागरूक भी नहीं बन सके और सरकारी नौकरी में जाकर कोई मुकाम भी नहीं ले पाए और वो गरीबी को ही ढोते हुए मर जाए। यही कर रहे हैं ये। आज क्या हो रहा है, इन बेईमानों ने शहरों में कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खोला है, लेकिन हमारी सीमांचल में माएँ तड़प कर मर रही हैं और हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है। और हम ये कर रहे हैं कि सिस्टम में सारी चीजें हैं, बनी हुई हैं, लेकिन ईमानदारी से सिस्टम को लागू करने वाले लोग नहीं हैं। और हम कोई नई पॉलिसी नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने जो संविधान बना दिया है, जो सिस्टम उन्होंने स्थापित कर दिया, अगर ईमानदारी से उसी को लागू कर दिया जाए तो हमको नया प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और हम ईमानदारी से उन्हीं चीजों को स्थापित करने की प्रयास करेंगे। और हमारी पार्टी जहां पर काम कर रही है, इन्हीं चीजों को उन्होंने स्थापित किया है। आप जाकर देख लीजिए तेलंगाना में, वहाँ का स्कूल देख लीजिए। कोरोना के मामले में आया तो जितना रिलीफ का काम किया हमारी पार्टी ने, सहयोग का काम किया, मजदूरों को घर पहुंचाने का काम किया, देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टियों को तहरीक मिली एमआईएम के काम से। और बिहार के मुख्यमंत्री जो ऋणी है बिहार प्रवासी मजदूरों का, और मजदूरों के साथ क्या दुर्गत इसने किया। बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है। और बिहार का मुख्यमंत्री बोलता है कि बॉर्डर में घुसने नहीं देंगे, उनकी पैतृक संपत्ति है बिहार। मजदूर आए और कोरोना सेंटर में उनका क्या हाल हुआ, जेल के कैदियों के चोरी डकैती करके वो आए थे कि चोर डकैत, बल्कि वो तो घर पहुंच करके अपने बीवी बच्चों से सिर्फ इसलिए नहीं मिलने गए कि अगर कहीं संक्रमण हमको हुआ है तो मेरे समाज को नहीं पहुंचे। वो तो समाज के हितैषी थे, उनको तो मेहमान खाना में रखना चाहिए था, लेकिन मेहमान खाना नहीं, जेल खाना था। इसलिए ये दुश्मन है मजदूरों की ये सरकार। हमारे बच्चों की पढ़ाई को इसने चौपट करके रख दिया है। सरकारी हॉस्पिटलों में कुत्ता बैठा हुआ रहता है, एक डॉक्टर आपको नहीं मिल पाएगा। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नदियों पर पुल नहीं बन पाए हैं। और आज इनका अफसर, रोज इनका अफसर शहरों में मकान खरीद रहा है। मामूली पंचायत स्तर का ऑफिसर शहरों में मकान खरीद रहा है। जितने भी बिहार के इनके बड़े बड़े ऑफिसर हैं, सब नोएडा में जाकर के आसमान में अपना फ्लैट खरीद रहे हैं। और यहाँ पर दो ही है
नौकरशाह, सरकारी नेता और ठेकेदार, यही बंदरबाट हो रहा है। जो योजनाएं आज से 20 साल पहले 10 रुपए में होती थी, आज वो 10 लाख में हो रही। मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दूं, मैंने 2003 में जिला परिषद के मेंबर रहते हुए जिस सड़क पर सिर्फ 80,000 से कलवट बनाया था और जिस पर 50 टन की गाड़ियां गुजरी और कुछ बाल बाका नहीं हुआ, सैलाब में सड़कें बहुत जगह कटी थी, और 80,000 के उस कलभट की जगह पर 80 लाख का बन जाता तो मैं समझता, लेकिन जानते हैं 3.5 करोड़ का पुल बना हुआ, सिर्फ 80,000 की कलभट की जगह पर 3.5 करोड़ का पुल बना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये सरकार एस्टीमेट घोटाले के जरिए से, ठेकेदारों के जरिए से पैसे को लूट रही है। अभी कोरोना के मामले में पूरे जिला में नहीं बल्कि पूरे बिहार में अफसरों के जरिए से 5300 रुपए खर्च होने थे प्रति व्यक्ति जो लोग क्वारंटाइन होंगे, और इन्होंने 1500 रुपए भी खर्च नहीं किया है। ये सारे पैसे सरकार ने ठगी करने का। नीतीश कुमार मिस्टर क्लीन बनते हैं और गुजरात के दंगाइयों का साथ देते हैं। मिस्टर ये कहते हैं कि साहब हम बहुत स्वच्छ सभी के हैं, बोला कि मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और रातों रात भाजपा में जाकर के बिहार की जनता के पीठ पर उसने चाकू घोंपने का काम किया।